हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेलेंट एग्जाम। आज का वीडियो सेशन है पीसीएस पीवाईक्यू रिवीजन। तो पीसीएस पीवाईक्यू रिवीजन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पीत ज्वर, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया तथा ऑप्शन डी जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक रोग वायरस से संक्रमित क्यूलेक्स बिश्नोई नामक मच्छर से होता है। टाइगर मच्छर से पीत ज्वर, डेंगू एवं चिकनगुनिया होता है। टाइगर मच्छर को एडीज एल्बोपिक्टस भी कहते हैं। पीत ज्वर यह एक प्रकार के अति गंभीर वायरल संक्रमण है जो कि मच्छर से फैलता है। पीत ज्वर बुखार एडीज इजिप्ट मच्छर के नाम से जाना जाता है। इसका वाहक कारक फ्लेविवायरस जीनस है। इसके लक्षण हैं ज्वर, वमन, मंद नाड़ी, मूत्र में एल्बुमेन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण। इसका संवहन एडीजी इजिप्टाई स्टिगोमिया फेसियाटा जात के मच्छरों द्वारा होता है। यह रोग कारक तथा मकर रेखा के बीच स्थित अफ्रीका तथा अमेरिका के भी भागों में अधिक होता है। यह मच्छर घरेलू और घरेलू कंटेनर जैसे कि पानी में जार, बैरल, ड्रम, टायर या टिन के डिब्बों में भी प्रजनन करते हैं। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। आमतौर पर संक्रमण के 3 से 14 दिन बाद शुरू होते हैं। इनमें तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और विशेष रूप से त्वचा में खुजली और त्वचा में लाल चकत्ते निकल आते हैं। यह रोग अधिक गंभीर डेंगू रक्तस्रावी में विकसित होता है जिसके परिणाम स्वरूप रक्तस्राव होता है। रक्त प्लेटलेट्स के निम्न स्तर और रक्त प्लाज्मा रिसाव या डेंगू शॉक सिंड्रोम डीएसएस जहां खतरनाक रूप से कम रक्त स्राव होता है। चिकनगुनिया वायरस CHIKV के कारण होता है। इसमें बुखार, जोड़ों का दर्द, लंबे समय तक जोड़ों का दर्द होता है। चिकनगुनिया वायरस मच्छरों द्वारा फैलता है। यह वायरस 2 प्रकार के मच्छरों के द्वारा लोगों के बीच फैलता है। पहला है एडीज एल्बोपिक्टस, दूसरा है एडीज इजिप्टी। यह मुख्य रूप से दिन के दौरान ही काटते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बच्चों में प्रोटीन की निम्रता के कारण है जो रोग उत्पन्न होता है वह है। पहला ऑप्शन ए मैरास्मस, ऑप्शन बी पीलाग्रा, ऑप्शन सी बेरी तथा ऑप्शन डी रिकेट्स। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैरास्मस। मैरास्मस रोग प्रायः भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। उनका शरीर दुबला एवं आंखें कांतिहीन हो जाती है। यह मुख्यतः 1 साल के बच्चों में होता है। यह एक गंभीर कुपोषण है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सहित शरीर को कम करने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की कमी मेरास्मस त्वचा के नीचे वसा और मांसपेशियों की रूखी त्वचा का कारण बनती है जिसका छीड़ हो जाता है। इससे बच्चे का विकास रुक जाता है। यह विशेष रूप से प्रोटीन, ऊर्जा, अल्पबुद्धि, कैलोरी की कुल कमी के परिणाम स्वरूप होता है। मैरास्मस सभी पोषक तत्वों की कमी से होता है। पीलाग्रा नियासिन विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। इसके लक्षणों में त्वचा में सूजन, दस्त का होना तथा हिंदी में डिमेंशिया होना और मुंह में छाले हो जाते हैं। धूप के संपर्क में आने वाली त्वचा के क्षेत्र आमतौर पर पहले प्रभावित होते हैं। समय के साथ प्रभावित त्वचा काली कड़ी बन सकती है या खून निकल सकता है। पीलाग्रा रोग होने का मुख्य कारण आहार है जिसमें पर्याप्त नियासिन और ट्रिप्टोफैन नहीं होता है। कार के भीतर नया सीन उपयोग करने की खराब क्षमता के कारण होता है। यह शराब की लत, लंबे समय तक डायरिया, कार्सिनाइड सिंड्रोम, हार्टर्न रोग और आइसोनियासिड जैसी कई दवाओं के परिणाम स्वरूप हो सकता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से कुपोषण जनित रोग है। इसे पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका, हाइड्राप्स, एस्थमेटिक्स, काके बारियस आदि नामों से भी जानते हैं। संसार के जिन क्षेत्रों के चावल मुख्य आहार हैं उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। रिकेट्स यह एक सूखा रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग कहते हैं। परिणाम स्वरूप अस्थि विकार होकर पैरों का टेढ़ापन और मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं। इसी प्रकार की विकृति को ऑस्टिमेल्सिया कहा जाता है। सूखा रोग के कारण विकास में बाधा आने लगती है। इसके कारण दांतों की रचना में विकृत, दांतों में कैविटी होना, दांत वाले की कमी और दांत में देर से विकास होता है।
पेशी शक्ति की कमी के कारण गति में बाधा होती है। तो प्रश्न संख्या 3 है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वृक्षों द्वारा, ऑप्शन बी कवक द्वारा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन डी फफूंद द्वारा। यदि आप पीसीएस पीवाईक्यू रिवीजन कर रहे हैं तो इस प्रश्न का जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। हरे पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय क्षेत्र 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, जबकि कुछ हरी बैक्टीरिया, बैगनी बैक्टीरिया और हेलियोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के लिए इसके निकट अवरक्त घटक को अवशोषित करके सौर प्रकाश का शोषण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच अवतल दर्पण के द्वारा करता है। अवतल दर्पण गोलाकार दर्पण होते हैं जो अंदर की ओर वक्रित धंसे होते हैं। इन दर्पणों से प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 6 है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल तथा ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयन मंडल। आयन मंडल आयनोस्फीयर मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। वायुमंडल की इसी तरह से रेडियो की तरंगें परावर्तित होती हैं। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। यह पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग है और पूरे वायुमंडल के द्रव्यमान का 80% हिस्सा इसी में मौजूद है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, जो ध्रुवों पर घटकर सिर्फ 8 किलोमीटर ही रह जाती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर होती है। समताप मंडल, यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडलीय दूसरी परत है। यह ऊंचाई में 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत उड़ान के लिए कुछ लाभ प्रदान करती है क्योंकि यह तूफानी मौसम से ऊपर है और इसमें स्थिर तेज क्षैतिज हवाएं चलती हैं। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। इसमें एक परत भी शामिल है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करती है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह आयन मंडल के ऊपर 400 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहीं से अंतरिक्ष में बहती हैं। इस परत में तापमान धीरे धीरे पूरी परत में बढ़ता है जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश इसमें प्रवेश करता है। प्रश्न संख्या 7 है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अवरक्त, ऑप्शन बी पराबैंगनी, ऑप्शन सी दृश्य तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवरक्त। अवरक्त किरणें इंफ्रारेड्स किरणों की खोज हर्शल ने 1940 ईस्वी में की थी। यह तरंगे पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती हैं। इन किरणों की वेधन शक्ति अधिक होने के कारण यह घने कोहरे व धुंध से पार निकल जाती हैं। युद्ध काल में इन किरणों का उपयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने में किया जाता है। इनका उपयोग अस्पताल में रोगियों की सिकाई करने व कोहरे में फोटोग्राफी करने में भी होता है। अवरक्त किरणों का उपयोग करके पेंट को सुखाने के लिए तथा मांसपेशियों के इलाज के लिए किया जाता है। टेलीविजन सेट से सुदूर संवेदन के लिए भी अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है,
निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो कूट पहला है फ्रांस, दूसरा है जापान तथा कूट संख्या तीसरा है रूस और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन कूटों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3 4 2 1, ऑप्शन बी 3 1 4 2 तथा ऑप्शन सी है 4 1 2 3 और ऑप्शन डी है 4 3 2 1। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 1 2 3। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या की आरोही क्रम इस प्रकार है: 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, फर्स्ट फ्रांस, 2 जापान, 3 रूस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए क्यूरियोसिटी रोवर, टेबलेट, मैसेंजर, DRDO का मानव रहित वायुयान। ऑप्शन सी रुस्तम फर्स्ट USA का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। आकाश 2 नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3 4 2 1, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 3 4 1 2 तथा ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। कूट सही है। इनका मिलान इस प्रकार है: क्यूरियोसिटी रोवर USA का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है, मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है, जबकि रुस्तम फर्स्ट DRDO का मानव रहित वायुयान है। आकाश 2 टैबलेट है। प्रश्न संख्या 10 है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकिरण को अवशोषित किया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन तथा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घुटने वाली गैस है। क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में शुद्ध करने में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी जैव रासायनिक अपक्रिया की दर कम करके, ऑप्शन सी एंजाइम क्रिया नष्ट करके, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैव रासायनिक क्रियाओं की दर कम करके। प्रशीतन खाद्य परीक्षण जैव रासायनिक अपक्रिया को कम करके खाद्य संरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन एक चयनित वस्तु पदार्थ या स्थान से अवांछित गर्मी को हटाने और किसी अन्य वस्तु पदार्थ या स्थान में स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थिति अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, ऑप्शन बी यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, ऑप्शन सी यह उदासी से लड़ सकता है तथा ऑप्शन डी यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। टायरोसिन एक गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है जो शरीर में उपस्थित एक अन्य अमीनो अम्ल फिनाइललालनीन से बनता है। यह अनेक मस्तिष्क रसायनों न्यूरोट्रांसमीटर्स एपिनेफ्रिन, नोरएपिन, एपिफ्रिन, डोपामिन का निर्माण करता है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है, यह स्नायु कोशिकाओं का संप्रेषण करता है तथा भावात्मक एवं पर्यावरणीय दबाव का सामना करने में सहायक करता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज की PCS PYQ रिवीजन में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक PYQ रिवीजन के साथ। तो तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्सीलेंट एग्जाम।